हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का सेशन है ईवीएस प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट कराया है मैंने नहीं देखा है आपने तो कर लीजिए, क्योंकि पेपर मैं आपको बोल रही हूँ कि पेपर कभी भी हो सकता है। तो सच में कभी भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी डिले ना करें पढ़ाई के लिए। आप अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाए रखिए और अच्छे से जम कर तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। इसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है एग्ज़ाम हॉल में। इस वजह से आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट और ईवीएस का प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा। और आप जो भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। उसका आपको मैं ज़रूर उसका वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपको और किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए। और वीडियो कैसा लग रहा है मेरा वो भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इनमें से बताना कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, वो जैव अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आप बता सकते, क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा ये तीनों जो है आसानी से नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है वो इनमें से कोई नहीं है जैव अपघट्य पदार्थ। ये तीनों कैसे पदार्थ हैं? अजैविक अपघट्य हैं। जैविक नहीं है, अजैविक हैं। क्योंकि जैविक अपघट्य तो वो वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे जो है जैव अपघट्य कहलाते हैं। जैव अपघट्य कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा, आप सभी लोग पता होना चाहिए कि जैविक और अजैविक में क्या अंतर है। तो जो जैविक अपघट्य होते हैं वे जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा ये आसानी से नष्ट नहीं होता है। तो ये किस तरह का है? ये अजैविक है। अजैविक क्या होते हैं? अजैविक अपघट्य वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं, बैक्टीरिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं, अजैविक अपघट्य कहलाते हैं। ये पदार्थ निष्क्रिय हो सकते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक को बैन कर देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में रहकर जो भी इस पारिस्थितिकी तंत्र में है किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए प्लास्टिक, धातु, कंक्रीट, नायलॉन आदि ये क्या हैं? ये अजैविक अपघट्य हैं। अजैविक क्या है वो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। डल झील से पूर्व में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर
141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार श्रीनगर के न्यू थीद क्षेत्र में बस स्टैंड के समीप है। यह सन 1910 में भूतपूर्व जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और यहाँ से श्रीनगर के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता था। और 1981 में इसका दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। किस सन में? 1981 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट, सब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? कब लागू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर? इसका आंसर आप लोग एक काम करिए, आप ही लोग इसका आंसर दीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। 2011, 1970, 1973, 2007। प्लीज़ इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं आपको देख सकूं आपका आंसर और फिर उसको बता सकूं कि हाँ इसका सही आंसर क्या है, जो आप बता रहे हैं वही है या फिर दूसरा कुछ और है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर। और यहाँ पे देश में जो टाइगर रिजर्व की सूची है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है आप सभी को, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। बांदीपुर, भद्र, डांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश में है पन्ना, कान्हा, पेंच, माधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी। महाराष्ट्र में है मालघाट, तडोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नगजीरा, बोर। तो ये जो है स्लाइड आप अच्छे से देख करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि कहाँ पे कौन कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है BOD5 क्या है? BOD5 जो है वो क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 hours, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 months, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 minutes। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days। यह जो है एक मापन है। क्या है? यह एक मापन है। यह एक मापन है जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। किसकी मात्रा को? ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। यह एक मापन है और ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है इससे। BOD5 जो है वो जैविक ऑक्सीजन के भाग की जो है एक इकाई है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और बहुत चांसेस है इसका जो है पूछे जाने की, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा और इसका फुल फॉर्म भी अच्छे से देख लीजिएगा। फुल फॉर्म होता है क्या इसका, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए 5 hours, 5 days, 5 months, 5 minutes कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो याद रखिएगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट है कि लंदन धूम्र पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी यूनिक लग रहा है मुझे। लंदन धूम्र पाया जाता है। लंदन धूम्र ग्रीष्म काल में दिन में पाया जाता है, ग्रीष्म काल में सुबह के समय पाया जाता है, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है लंदन धूम्र। ये होता क्या है देख लेते हैं। देखिए, शीतकाल मौसम में सुबह कुहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है।
इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक रूप से इसको लंदन धूम्र के नाम से लोग बुलाते हैं। लंदन धूम्र नाम का जो है इस पर प्रयोग किया गया है। तो ये जो है लंदन धूम्र शीतकाल में सुबह के समय होने वाला एक कोहरा जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण है, लंदन धूम्र। अगला प्रश्न है कि हवा का एक तीव्र भंवर जो समताल मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसको क्या कहा जाता है? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय वमंडल, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय बवंडर। ऑप्शन नंबर 2 ध्रुवीय बवंडर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। श्वेत फेफड़ा कैंसर किस कारण होता है? एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं और इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहा जाता है। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर का जो कारण है वो क्या है? वो टेक्सटाइल कंपनियां हैं जिसमें काम करने से लोगों को ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO, NO, O2, CO2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन, ये CO कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन O2 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। इस कारण गैस की जो गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है वो किस गैस के कारण होती है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है, CO के कारण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुई थी। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। इसके बाद से आज तक हमले के लिए दोबारा परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हिरोशिमा पर गिराया गया था बम उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसे ले जाने वाला विमान का नाम था इनोला गय। इनोला गय। और जिस विमान से दूसरा बम गिराया गया था उसका नाम था बॉक्सकार। क्या था? बॉक्सकार। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004 में, 1994 में, 1984 में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1994, 1994 में। देखिए ताजमहल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पे औद्योगिकरण के बढ़ने के कारण वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण हो रहा था और अम्ल वर्षा के परिणाम के स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा था। तो उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा और इसी को देखते हुए 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का आदेश दिया था? कब दिया था? 1994 में। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है वो कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल में। शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये स्थल जो है विविधता का प्रमुख स्थल, हॉट स्पॉट है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है, प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण को, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी एंड सी। बी एंड सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था आपको, और इसके बारे में भी बताया था। नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो आपको बताना है उन पुस्तक में कौन से पुस्तक में पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है। वो बुक है श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में पौधे और जंतुओं के जो पौधे और जंतु संकटग्रस्त होते हैं उनकी प्रजातियों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है रेड डाटा बुक में। अगला प्रश्न है कि बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा, भजन लाल के द्वारा, गुरु जम्भेश्वर के द्वारा या जोधपुर के राजा के द्वारा। तो बिश्नोई संप्रदाय जो स्थापित किया गया था वो गुरु जम्भेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गुरु जम्भेश्वर जी के द्वारा 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में राजस्थान में स्थापित किया गया था बिश्नोई संप्रदाय को। नेक्स्ट है, इन निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? किसके कारण होता है? SO2, CO, NO, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड CO की मात्रा बढ़ जाती है तो पौधों के श्वसन क्रिया पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि पौधों की पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं और पौधों का विकास जो है वो हो नहीं पाता है सही से। तो कौन सा कारण है? CO। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। देखिए, रेडियो सक्रिय जल युक्त के सेवन करने से, उसको पीने से मानव शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि ये सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं, उससे वो ग्रसित हो जाते हैं, कैंसर से, आंखों से पानी गिरना, DNA विखंडन आदि। अगला प्रश्न है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जो है महासागरों में जल स्तर को बढ़ा रहा है, उसमें वृद्धि कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, किसके द्वारा? ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था, किसके द्वारा पहचाना गया था? जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन
बैप्टिस्टे, ग्रीन हाउस, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले पहचाने थे। वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में CO2, N2O, CH4 एवं CFC गैस आते हैं। इनकी अधिकता से क्या हो रहा है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगला है कि 10% नियम दिया गया। ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लग रहा है। 10% नियम, 10% नियम किसने दिया है। लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिंडमान द्वारा। लिंडमान ने 1942 में 10% नियम दिया है। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। किससे, ये नियम जो है वो ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। ऊर्जा उपभोग से 10% नियम किसने दिया है, लिंडमान ने दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था ये बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1969। 1969 में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था, 1969 में। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था और इस एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। और उसको शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि ज्ञान तो ऐसी चीज़ है ना कि आप बांटते रहिए, आपकी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप खुद भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए और वीडियो शेयर करते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।